हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2 IAS एकेडमी में। जैसा कि आपको पता होगा, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप सभी लोगों को सी सेट पढ़ा रहा हूँ। और सी सेट में हम लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हम लोग करीब करीब कुछ टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। रिसेंटली जो टॉपिक खत्म हुआ था उसका नाम टाइम एंड वर्क था, और उसके बाद हम लोग ट्रेन शुरू किए हुए हैं जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आता है, जिसको शॉर्टकट में TSD बोलते हैं, जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा। TSD में हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं। ट्रेन में हम लोग कॉन्सेप्ट वगैरह देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। जो ये ट्रेन है, तो ट्रेन खाली अगर TSD में ट्रेन पढ़ना है तो ज़्यादा ये लंबा टॉपिक तो होता नहीं है, और इसमें हमको डिफिकल्ट प्रॉब्लम पढ़ने नहीं है, जैसे कि SSC CGL मेंस वगैरह में आते हैं उस टाइप के तो क्वेश्चन हमें पढ़ने नहीं है। हम लोगों को बस केवल सी सेट के हिसाब से पढ़ने हैं, और थोड़ा सा उसका एक लेवल ऊपर तक पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। तो वो सब क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, और लास्ट में हम लोग जिस क्वेश्चंस पर ख़त्म किए थे, कल का जो क्लास था, कल का जो लेक्चर था, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहीं से क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं, और वही क्वेश्चन से लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में जो है थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर जो मतलब कल के ही लास्ट क्वेश्चन से शुरू होने वाला है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, और क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है। एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं नजर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ, छाटा हूँ, वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। वो जैसे मतलब बोलते हैं ना कि विदाउट ऑप्शन वाला, जो पहले के पेपर में आते थे, वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ऑप्शन नहीं, ये नहीं कि किसी छोटे मोटे एग्जाम का क्वेश्चन ले लिया गया है, वहाँ पे ऑप्शन रहता है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नहीं है, बट आपको सोल्यूशन पूरा फुल मिलेगा। आंसर क्या है वो आपको भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आपका आएगा। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो एक ट्रेन है, जैसा कि आप लोग कल समझ चुके थे कि ट्रेन की लंबाई को हम लोग L मानते थे। ट्रेन की जो लंबाई है कुछ भी हो सकती है। ये लंबाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। कितने का? 12 सेकंड में। और लंबाई प्लस 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लग रहा है। कोई दिक्कत तो है नहीं। तब देखेंगे लंबाई यहाँ पे भी है, लंबाई यहाँ पे भी, यानी 12 सेकंड अगर ऊपर है तो 12 सेकंड नीचे भी होगा। तो इस 18 में से 12 अगर हटा देंगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा 6 सेकंड, और वो 6 सेकंड 180 मीटर को पार करेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब चाल निकालने की बात करें, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है, या 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो यहाँ से 1 सेकंड में अगर हम निकाल दें तो 6 से काट देंगे, 6 करने 6, और ये आ जाएगा इधर, ये सेकंड भी इधर आ जाएगा, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 3 18 और मीटर, और इधर आ जाएगा तो प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट का मान जो है 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी कि जो चाल है वो कितनी निकल के आई? तो 30 मीटर प्रति सेकंड निकल के आई। चाल पूछने के अलावा आपको देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस में क्या दिया था, और फिर उसका लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। आप ये सोचो कि अगर 1 सेकेंड में कोई 30 मीटर जाएगा तो 12 सेकंड में कितना जाएगा? तो 12 सेकंड में 12 3 36, यानी कि 360 मीटर जाएगा। और इसकी लंबाई यानी कितनी रही होगी? तो 360 रही होगी। 360 मीटर लंबी ट्रेन है, और उसकी चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको अगला भी क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कितना आसान सा क्वेश्चन, आप इसको ओरली भी कर सकते हो। 20 सेकंड में 160 जा रहा है, 19 सेकंड में 120 जा रहा है, यानी 1 सेकंड में 40 जा रहा है। तो 1 सेकंड में 40 जा रहा है, तो 40 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? वो आपकी चाल हो गई। सिंपल, ये देखिए आंसर ऐसे ही आ गया। लंबाई पूछेगा तो लंबाई देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो अगर 1 सेकंड में चली गई, अब उसके बाद क्या है, 20 सेकंड में जा रही है, तो 20 सेकंड में उन्हें ट्रेन की भी लंबाई होगी और 160 भी है। तो अगर 1 सेकंड में 40 जाएगी तो 20 सेकंड में 20 चौक 80, 800 जाएगी। 800 में से 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, बचेगा कितना? 600
640, तो 640 क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से समझिए। ट्रेन प्लस 160, ट्रेन प्लस 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लग रहा है। ट्रेन प्लस 120 मीटर को पार करने में 19 सेकेंड का समय लग रहा है। अब बचेगा यहाँ पे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का जो समय है, ये देखिए ट्रेन से ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, 160 में से 120 घट जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड में 40 मीटर, ये तो हो गई चाल। स्पीड बराबर हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये स्पीड हो गया। अब क्या है, अब हम किसी भी एक इक्वेशन में चाहे इसमें पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए 40 का अगर मान यहाँ पे रख दे तो भी हो जाएगा 40 गुणा 20, तो यानी कि t प्लस 160 बराबर 20 गुणा 40, यानी कि हो गया 800। 800 में से 160 को माइनस कर लो तो ये आ गया t का मान आ गया 640। तो आप इस तरीके से पूरा फुल सॉल्व करके आंसर बहुत आराम से ला सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इतना सॉल्व किया जाए। आप ओरली, जैसे मैंने आपको ओरली बताया ना कि ऐसे आंसर इसका निकाल सकते हैं, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है को क्रमशः 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। अब ध्यान समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि तो क्या उल्टा क्या हो गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो चल रही है वो 10 सेकेंड का समय ले रही है, और जो 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है वो 11 सेकेंड क्यों ले रही है। यानी कि जिसकी चाल ज्यादा है वो समय ज्यादा कैसे ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि जो कम स्पीड वाली है वो ट्रेन पहले से आगे चल रही हो, और जो क्या नाम है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है वो पीछे हो। तो ऐसे भी तो हो सकता है। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चंस करने के लिए बच्चे बहुत सारा समय खर्च करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे इस क्वेश्चंस को करा जाए। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, समय आपका सेकेंड में दे रखा है, वहां पे बच्चे फंस जाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, और वहां पे बहुत सारा वो मतलब टिपिकल काम करते हैं। समझ लीजिए कि बहुत सारा लेंदी प्रोसेस से गुजरते हैं वो, तब तो जाकर के कहीं ये क्वेश्चंस लगता है उनसे। बाकी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि कितना आसान से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके भी हम इसको लगाएंगे तो आंसर वही आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन समझने में आपको 10-12 मिनट लग जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के तरीके को जानना है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है सीधा सीधा। अब चलते हैं हम लोग, एक बार इसको नोट करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी चाल है वो 10 सेकेंड चल रहा है, 10 सेकेंड। 7 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी चाल है वो 11 सेकेंड चल रहा है। अब यहीं पे समझ में आएगा कि ये टोटल कितना चला। हम इनको भूल जाते हैं कुछ क्षण के लिए, इनको ध्यान नहीं देते हैं। आप इनको अगर ध्यान दोगे तब भी बात वही आएगी, नहीं ध्यान दोगे तब भी बात वही आएगी। तो ये 50 चले और ये 77 चले, यानी कि 77 चले और ये 50 चले। तो अगर देख पा रहे होगे आप कि जैसे कहने का मतलब ये है कि एक गाड़ी जा रही है ऐसे 50 चली और एक गाड़ी जा रही है तो ऐसे 77 चली, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस होगा ना, तो 77 ये पूरा 77 था और ये 50 था, ये 50 इसमें से कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 27। तो जो आगे निकली है वो 27 ही निकली है, तो यहाँ से आप 27 डिफरेंस देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 27 देख लिए। अब समय का डिफरेंस यहाँ पे 10 सेकेंड का समय है और यहाँ पे 11 सेकेंड का समय है, यानी कि ये जो 27 है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के अंतर का है। मतलब 1 सेकेंड नहीं मानते हैं, कुछ भी मानेंगे 1 यूनिट का अंतर है, यानी 1 बराबर 27 हो गया। तो जब 1 बराबर 27 हो गया, हम किलोमीटर प्रति घंटा से निकालते हुए आ रहे हैं,
तो जो हमारा ये आंसर आएगा वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और यही क्या है, इसका सही जवाब है, यही इसका सही उत्तर है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर लिए आप, कि मतलब यहाँ पे सेकेंड समय दिया है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे कर लिए। देखिए आराम से समझने वाली बात है। अगर आप 3600 से भाग दे करके उसको घंटे में ही बनाओगे तो 3600 से सब में भाग जाएगा ना, और सब में कटेगा, कॉमन भी सब में आएगा, लास्ट में 1/3600 आएगा बराबर 27/3600 आएगा। तो 3600 कटी तो जाएगा लास्ट में, अब बचेगा आपका क्या, 27 ही बचेगा। तो 3600 को लेके क्यों ढोना, उसको लेके ढोगे आप तो क्या करेगा, बोझ बनेगा एक तरह का। और जब बोझ बनेगा तो भारी लगेगा आपको, जब भारी लगेगा तो आप छोड़ दोगे उसको वहीं पे, आप आगे बढ़ जाओगे ऐसे खाली हाथ, मतलब कि सवाल भी नहीं आपसे लग पाएगा, फिर खाली हाथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी सब कुछ चीजें समझ करके क्वेश्चंस को अटेंड करना चाहिए एग्जाम हॉल में। नहीं तो बच्चों को क्या है, जो भी सूझता है उनको, जो भी मतलब जैसे कि बात करें कि अगर वो बेसिक में कभी भी पढ़े हैं, कभी भी वो पढ़े हैं एकेडमिक क्लास में, तो वही थर्रा अपना लेते हैं और उसी पे क्या है पूरा चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। मतलब उसको लेके ढोएंगे, भारी लगने लगेगा, वहीं रख देंगे, कहेंगे हमारे बस का नहीं है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते हैं, छूट जाते हैं। तो मैं तो ये खास करके एसएससी वाले बच्चों को भी बताता हूँ। आप लोग तो फिलहाल बहुत बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, हर चीज को समझते हैं। पर जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है वो थोड़ा सा ना समझ भी होता है, उसको क्या है, उसको हर चीज़ें को समझाना है, अच्छे से बताना है। और ये सारी चीज़ अगर उनको ना बताया जाए तो उनको क्या बताया, सर हम ऐसे पढ़े थे, ऐसे सर ने सॉल्व करवाया था पहले, अरे पहले पता नहीं कैसे पढ़े थे, उस सारी चीज़ों को भूल जाइए। यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, जो मेथड्स बताए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, उसको अप्लाई करिए, तब जाकर के आपका कुछ होने वाला है एग्जाम में, नहीं तो फिर कल्याण नहीं होगा, समझ लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस लगा है। आगे चलते हैं, आगे सेम क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब सेकंड का डिफरेंस है और चाल का, और चाल का डिफरेंस तो ये है, सेकंड का डिफरेंस है, मतलब टाइम का डिफरेंस है। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस एक ही था तो जल्दी से लग गया था ये क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल, सेम वही जो आपको मैंने अभी बताया। करना कुछ नहीं है कि जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा उनको लिख देते हैं यहाँ पे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे है 5 सेकंड और यहाँ पे है 7 सेकंड। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इनको चला देते हैं, कितना चल लेंगे, ये तो 50 चलेंगे, ये कितना चल लेंगे तो 12 7 84 चलेंगे। अब डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, डिफरेंस बार बार आपको समझाना नहीं पड़ेगा कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ गया 34, कितना आ गया 34। बट यहाँ पे समय 5 सेकंड का है, 5 सेकंड का समय और यहाँ पे 7 सेकंड का समय, यानी कि डिफरेंस कितने का, तो 2 का है। 2 का मान अगर 34 है तो अब बताओ 1 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 17 होगा, और यही 17 क्या है, इसका चाल हो गया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी अगर आप इसको किसी और कॉन्सेप्ट से लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लगा सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो कि क्या इससे इजी तरीके से हम और मतलब कॉन्सेप्ट के जरिए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा दावा है हर जगह से आपको जवाब मिलेगा नहीं, इससे आसान तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। और आप लोगों को तो अभी लग रहा होगा कि ऐसे सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को न्यू लग रहा होगा ये कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा कैसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हर सवाल में नया कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जब नई चीजें आती है ना तो बच्चे थोड़ा अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, वो जल्दी उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है, वो सोचते हैं कि जो हम जान रहे हैं वही बेस्ट है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वही बेस्ट होता ना तो आप आज जहाँ हो वहाँ नहीं होते, कहीं और होते आप। ये मैं हर बच्चे को बताता हूँ, हर अपने पूरे क्लास में बच्चे को बताता हूँ, तब भी नहीं सब समझ पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि पढ़ाई के क्षेत्र में नादानी होते हैं। उनको ये लगता है कि जो हम जान रहे हैं इसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा, अरे हो जाना होता तो कब का हो गया होता, अभी तक यहाँ वहीं पे आप नहीं अटके रहते। ये मैं बाकी क्लास के बच्चों को बताता हूँ, आप लोगों को लिए नहीं ये बात है। आप लोग तो फिलहाल लंबी रेस में लगे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है,
पर सक्सेस जरूर मिलती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की ओर चलती हैं, वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? आप ध्यान से समझिए, कितना बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया। एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? एक ट्रेन लेफ्ट से आ रही है और एक ट्रेन राइट से आ रही है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, दोनों की चाल अलग अलग है, लेकिन वो दोनों जब ऐसे आएंगी तो एक साथ गुजरेंगी तो एक दूसरे को पार करेंगे ऐसे। तो जब आपको पता होगा कि एक दूसरे से ऐसे पार करती हैं कोई भी चीजें, तो आमने और सामने वाले की चाल जुड़ जाती है, आमने और सामने वाले की चाल जुड़ जाती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक दूसरे को पार करने का मतलब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने आप को पार करती ही करती है, वो प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, मतलब डबल दूरी। यहाँ पे जब दो ट्रेनें एक साथ ऐसे पार करेंगे तो जब यहाँ पे आएंगी तो ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी और ये वाली इसको पार करेगी, यानी दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, यानी एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई के बराबर पार करेंगे, यानी कि एक दूसरे की लंबाई के बराबर वो चलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर पहले वाली का 220 मीटर और दूसरे वाले का 180 मीटर है तो उन्हीं एक 220 और 180 को पार करेंगे, यानी 400 को पार करेंगे। और 400 को पार करने का मतलब ये है 400 मीटर हो गया ना वो, और यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड जुड़ेगी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बनाना हो तो बहुत आराम से आप बना सकते हो। देखेंगे 18 से 90 के गुना तो 5 गुना, यानी 5 का 5 गुना कितना होता है 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 400 में 25 से भाग दे देंगे तो 16 बार में चला जाएगा और 16 सेकंड में वो पार कर लेंगे एक दूसरे को। यही क्या है इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ओरली क्वेश्चंस को हम लोग कर ले रहे हैं, बट अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है कि t बराबर क्या होगा, दोनों की लेंथ को जोड़ लेंगे। दोनों की लेंथ कितनी है, सॉरी पहले 220 प्लस 180, पहले 50 फिर प्लस 40। यहाँ ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला जो है ये मीटर है, नीचे है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर हो गया 400 मीटर, नीचे हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हम ये देख लेंगे कि ये 18 का के गुना तो 5 गुना, तो 5 का 5 गुना अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और ऊपर है आपका 400, तो ये कटेगा 4 बार में, 4 चौका कितना 16, हम बोल देंगे कि कितना आ जाएगा 16 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब हर चीज मैंने आपको सिखा रखी है। अगर आप देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे, वो यहाँ पे वो सीधे सीधे गुणा कर लेंगे 18/5 से। ठीक है 18/5 से गुणा कर लीजिए अभी ये, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम ये देखेंगे कि वो 18 का के गुना है, तो 18 का अगर 5 गुना है तो 5 का 5 गुना लिख करके आप आंसर निकाल देंगे तुरंत। अब ऐसे ओरली सवाल वो कर सकते हैं, नहीं तो ये ओरली नहीं हो पाएगा, आपको समय लगेगा यहाँ पे करने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से। एक ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 5 सेकेंड का समय लेती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन की जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे किसी व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे किसी व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार करती है। विपरीत में कर रही है तो 5 सेकेंड में कर रही है, और वैसे दौड़ रही है तो 10 सेकेंड में पार कर रही है। तो बताइए ट्रेन की चाल कितनी है, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को जब आप लगाओगे तो नो डाउट हमें नहीं पता कि
कैसे किस मेथड से आप लगाओगे इस सवाल को। ये सवाल थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के सवाल माने जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लोग तरह तरह के मतलब नियम अपनाते हैं, ऐसे करो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी होता है। मतलब समझ लीजिए कि छोटे से क्वेश्चंस को लोग ले करके पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं और पता नहीं किस तरीके से इसको करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 किलोमीटर, जैसे हमने उस वाले सवाल को बताया, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड से कोई अंतर नहीं है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए ध्यान से समझिए, ये भी 5 ये भी है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 10 सेकंड तक चल रहा है। चलिए लिख देते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। और ये कितना है आपका 5 सेकंड ही है। अब देखिए तो ये कितना चल रहा है, टोटल 50 और ये टोटल 25। ये 50 चल रहा है और ये 25 चल रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये जो 50 चल रहा है ये ट्रेन की क्या है, विपरीत दिशा से है। देखिए दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में, जबकि इसकी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जब कोई जाती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक जैसे मान लेते हैं ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल ऐसे मान लीजिए ट्रेन है, ये ऐसे जा रही है। अब इसके पीछे से एक ट्रेन और जा रही है, ऐसे इसको पार करेगी। जब इसको पार करेगी तो इसकी वाली चाल, इसकी वाली जो कुल दूरी होगी और इसकी वाली जो कुल दूरी है, ऐसे जब पार करेंगे तो ये क्या होगी, ये पूरा माइनस होगी। मतलब इसके लंबाई में से इसकी लंबाई क्या है, माइनस हो जाएगी। लेकिन अब देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आपको। अब इधर से जब आते हैं, इधर से ये वाली जा रही है, ये वाली आ रही है, ये वाली जो है ऐसे आएगी तो ये इसको पार करेगी और ये इसको पार करेगी, यानी कि दोनों की ये दोनों जुड़ जाएगी। तो यानी मेरे कहने का मतलब साफ साफ बस ये है कि ये जो आपका 50 है, ये 50 है, तो देखिए 5 और ये 10 सेकंड का समय ले रही है, तो ये 50 जो है ये क्या है, लेंथ के साथ जुड़ी रहेगी, L + 50 होगी। जबकि ये किसके साथ होगी, ये विपरीत दिशा है तो ये घटी रहेगी, L - 25 होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर इनका डिफरेंस देखें हम, तो जब डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ जाएगा, तो 75 का जाएगा। कितने का जाएगा, 75 का जाएगा। तो जब ये 75 हो गया, और देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का, टाइम का 10 सेकेंड और यहाँ पे 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का डिफरेंस, 5 = 75, तो 1 बराबर कितना, 1 = 15 हो गया। 1 = 15 हो गया, ये आपका क्या हो गई, 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल हो गई। तो चाल किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दिए। तो जो चाल होगी वो ट्रेन की, वो क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है, मतलब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ओरली कर सकते हो आप। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, ट्रेन की चाल ही पूछी है, वहां पे भी थोड़ा सा कटा हुआ है, देख लेते हैं। एक ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल याद कीजिए। सिंपल ऐसे ही करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे 12 × 72, यहाँ पे करेंगे 10 × 25 50। दोनों देखिए, दोनों क्या है, तो दोनों अलग अलग दौड़ रहे हैं तो पार करने में इतना लेती है, जबकि इसकी विपरीत। तो दोनों देखिए, अब दोनों विपरीत हो गए, तो दोनों जब विपरीत हो जाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी अंतर उनका अगर देखा जाएगा तो ऐड हो जाएगा वो अंतर। अगर देखेंगे यहाँ पे ये आपका प्लस है, यहाँ पे भी अगर अंतर देख लेंगे तो दोनों ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा। तो 72 और 50 कितना हो जाएगा, 122। और 122 हो गया तो बताइए कि अगर और समय का डिफरेंस क्या है, एक का 10 सेकेंड है, एक का 12 सेकेंड है, समय 2 का है अंतर, तो 2 का अंतर देखेंगे तो 2 = 122, तो 1 = 61। तो यानी कि हम कह देंगे कि 61 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, इसकी चाल होगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को लिखें और लिख करके ही लगाएं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, अगर आप लोग कहते हो तो उसको देख लिया जाता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चला 12 सेकेंड तक, ये चला 10 सेकेंड तक। अब ये 12 × 72 हो गया और ये हो गया 10 × 25 50। दोनों देखिए पार करने में इतना समय ले रही है, तो दोनों देखिए, अब ये दोनों क्या है, दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 122।
12 और 10 का डिफरेंस कितने का, तो 2 का, 2 बराबर 22, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या है, 61 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि इतने छोटे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लगता है कि सवाल कितना बड़ा है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। चलिए हम देखते हैं। अब थोड़े से और क्वेश्चंस का लेवल हम बड़ा करने जा रहे हैं, थोड़ा बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके अगर एग्जाम निकलता तो बहुत सारे लोग एग्जाम निकाल लेते हैं। छोटा क्वेश्चन आता है नो डाउट, उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, बट कठिन क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं, कुछ ही आते हैं। जैसे कि अगर SSC सीजीएल की ही बात करें या सीसेट की बात करें या फिर यूपी पीसीएस की बात करें या फिर किसी भी पीसीएस की बात करें, तो उसमें जो 70% क्वेश्चन, 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, वो ईजी होते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं। जो लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े टफ होते हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस को जो अटेंड कर लेता है, जो सॉल्व कर लेता है, वही क्या होता है, एग्जाम क्लियर कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कठिन सवाल को जो सॉल्व कर लेगा वही एग्जाम पास कर लेगा। सरल सवाल तो सबको आता है, आसान सवाल सबको कोई सॉल्व कर लेता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग कठिन सवाल को भी शुरू कर, ज़्यादा नहीं, 2 सवाल बस है कठिन। एक सवाल ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और दूसरा सवाल इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। बस ये 2 सवाल है। कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है, 120 मीटर ज़्यादा है, जो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन धीमे दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है। आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा अरे सर कितना मतलब बड़ा क्वेश्चन है और कितना मतलब डिफिकल्ट होगा, कैसे लगेगा ये। बट मैं आपको बताऊं कि जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको जो है हम बहुत छोटे में कैटेगराइज करते हैं, बहुत छोटा आंसर देते हैं। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोलते हैं कि सर जितना कठिन क्वेश्चन होता है आप उसका बहुत आसान जवाब दे देते हो, बहुत मतलब जल्दी में आप उसका आंसर दे देते हो। तो वही चीज़ है कि जितना जो कठिन होगा उसको उतना ही मैं आसान बना दूंगा, और जो आसान है वो तो आसान है ही, वो सब लोग कर लेंगे, किसी भी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों लोगों के लिए बराबर है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो आपको एक चीज सिखाई गई थी कि समय और चाल एक दूसरे का विपरीत होता है। जब दूरी बराबर है, दूरी नियत है, तो चाल जितनी अधिक होगी उतना कम समय लगेगा, जितना समय अधिक लेंगे आप चाल उतनी कम होगी। यानी कहने मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। और एक चीज और, सापेक्षिक चाल आप लोग जानते हैं, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों एक दूसरे के बाद पार कर रही है तो इतना समय लग रहा है, इतना कम लग रहा है, इतना ज्यादा लग रहा है, यही सापेक्षिक चाल होती है। सापेक्षिक चाल का मतलब कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है तो उनकी चाल जुड़ जाती है, ये सापेक्षिक चाल है। अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक कम स्पीड से जा रही है इधर और एक ट्रेन ये जा रही है इधर, तो इधर पार कर रही है, वो भी सापेक्षिक चाल है, लेकिन वो घट जाती है। जब समान दिशा में होती है तो घटती है, जो विपरीत दिशा में होती है तो चालें जुड़ती हैं, ये आपको पता होगा, और यही सापेक्षिक चाल होती है। तो सापेक्षिक चाल के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चंस में आप देख पा रहे होंगे तो एक ट्रेन जो है विपरीत दिशा से जा रही है तो एक ट्रेन उसकी दिशा से आ रही है, मतलब यहाँ पे सापेक्षिक चाल की बात हो रही है। तो देखिए विपरीत दिशा में चलती है तो 20 सेकंड में पार कर लेती है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं तेज दौड़ने वाले ट्रेन धीमे दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक साथ की बात हो रही है, विपरीत की भी बात हो रही है, तो ये सापेक्षिक चाल है। तो जो आपको जो देखिए ध्यान समझिएगा, जो टाइम दिया गया है वो टाइम और जो टाइम दिया गया वो और जो इनकी चाल है वो तो चाल नहीं है, यहाँ पे सापेक्षिक चाल है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो वहां पे हम लोग सापेक्षिक चाल से चाल निकाल लेंगे और आराम से आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो ध्यान से समझने वाले हैं हम। यहाँ पे एक चीज की बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है और वो यूज हर जगह होता है, जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हर जगह लगता है और वो आसान बना देता है किसी सवाल का। जैसे कि अगर x + y = 6 है, x - y = अगर 5 है,
तो अगर हमें x और y का मान निकालना हो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, दोनों को घटा के अगर आधा करेंगे तो y का मान आ जाएगा। यही कंपोनेंडी एंड डिविडेंडो है। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा रहता है तो हम एक को जोड़ के लिख देते हैं और एक को घटा के लिख देते हैं, कंपोनेंडी डिविडेंडो लग जाता है और सबका दोनों का अलग अलग मान आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब सापेक्षिक चाल होगी तो चाल हम कैसे निकालेंगे, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए कि जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम हो गया, और रिलेटिव स्पीड मतलब ये हो गई सापेक्षिक चाल, और यहाँ पे हम लोग चाल निकालेंगे अभी बाद में। तो देखिए टाइम की बात करें तो कह रहा है कि 20 सेकेंड में पार कर लेती है कितना, 120 मीटर, ज्यादा है तो ये 120 मीटर पार करेगी। तो 20 बट्टे हो गया 120, यानी कि समय की अगर हम बात करें तो ये हो गया समय हमारा 20 सेकंड में 20 120, यानी कि देखिए ये कितना हो गया, 1/6 समय हो गया। तो जब समय 1/6 हुआ तो यहाँ समय कितना होगा, आप कहोगे सर 6/1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम है तो ये स्पीड है, दोनों के एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, विपरीत होता है। 1/6 है तो ये 6/1 होगा। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ध्यान से समझिएगा कि ये आपका जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है। जब 20 सेकंड क्यों लग रहा है, जब ये 120 ज्यादा है तभी तो, 120 ज्यादा है दूसरे वाली से, तो जो बराबर है तो कटी गई, 120 जो ज्यादा है उसी को पार करने में ये 6 समय लग रहा है। तो यानी कि ये प्लस वाला मान है। प्लस वाले मान का मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का मतलब मैं बताया आपको कि इनको इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 7। अब इनके में से इसको घटा दीजिए, 6 में से 1 गया 5, तो हो गया। यानी कि ये जो कम वाली स्पीड होगी, जो धीमी चल रही होगी, माइनस का मतलब धीमा होता है, तो धीमे वाली स्पीड का मतलब ये 5 है। 5 का मान दे रखा है कितना, तो अब देखिए लास्ट में लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 9 गुना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी 9 गुना होगा, 9 गुना तो 9 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दूसरे वाले की चाल। अब इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हो। बाकी हमें नहीं लगता कि कोई और तरीका है कि इसको आप इतने आसान तरीके से लगा सकते हो। ये इसके लिए ही आसान, यही इसके लिए आसान तरीका है, यही इसके लिए आसान मेथड है। तो चलिए आप लोगों को समझ में अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इसको फिर जो है रिवाइज करके आप देख लीजिएगा, इसको बैक करके देख लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो फिर एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि कुछ किए नहीं हमें क्या 20 सेकंड का टाइम लगा, 120 मीटर ज्यादा था, इसीलिए टाइम निकालना है तो 20 से भाग दिए, 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब कि टाइम अगर 1/6 है तो चाल 6/1 होगी। चाल कौन सी होगी, वो भी सापेक्षिक चाल होगी, क्योंकि वो विपरीत हो रहा है, आमने सामने भी हो रहा है। तो जब सापेक्षिक चाल 6/1 है तो अगर उसकी चाल की अगर हम बात करें तो देखिए बड़ी हुई में क्या करते हैं, नीचे वाले को जोड़ देते हैं, और घटी वाले ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं। यानी कि जो कम वाले जो चाल था वो 5 का मान 45 है, 9 गुना, तो बड़े वाले का मान भी 9 गुना होगा, 7 का मान 9 7 63 हो जाएगा, और ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि कितना लेंदी सा क्वेश्चन है, बट इसका कितना आसान सा जवाब हम लोग ढूंढ निकाले और कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। तो यही खास बात है कि जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, अच्छा कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो बड़ा से बड़ा सवाल रहेगा उसको बहुत छोटे में सॉल्व कर लोगे। नहीं तो छोटा ही क्वेश्चन रहता है, बड़े बड़े मेथड में लगाने पड़ते हैं, पसीने छूटते हैं और बाद में पता चलता है कि आंसर भी नहीं आया, रॉन्ग हो गया। तो कॉन्सेप्ट सीखने का यही फायदा होता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम छोटे में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला ही क्वेश्चन क्या है, अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जिसको कोई अगर प्रॉब्लम पूछना होगा तो आप बेहिचक पूछ सकते हो कमेंट के जरिए, मैं उसका जरूर मतलब जवाब दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जब भी मन करेगा तो पूछ लीजिएगा, हम उसको जरूर जो है। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन भी आप अटैच करके भेज सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, तो उसका भी एक नया अलग से सेशन मैं बना दूंगा कि डाउट क्लास का नाम दे करके एक वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा कि अगर सबका डाउट होगा तो सारे लोगों का क्वेश्चन कलेक्ट करके उसका भी एक लेक्चर बन जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको दिख ही रहा होगा कैसा है, सेम यही प्रॉब्लम है। एक ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन की लंबाई से 140 मीटर ज्यादा है। जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो उनको पार करने में 4 गुना समय लेती है।
यदि 4 गुना ज़्यादा समय लेती है, 4 गुना ज़्यादा समय लेती है, यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि तेज दौड़ने वाले ट्रेन की चाल कितनी होगी। तो इसको आप ओरली लगा सकते हो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो जब वो चौथाई समय ले रहा है तो सीधे बोल दो ना 1/4। तो 1/4 समय ले रही है तो स्पीड हो गई 4/1 की। 4/1 की रिलेटिव स्पीड है। अगर 4 रिलेटिव स्पीड है तो 1 जुड़ जाएगी, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू 5 हो जाएगी, और 4 में से 1 घट जाएगी, यानी कि कम वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 का मान 27 दे रखा है 9 गुना, तो 5 का मान भी 9 गुना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये क्या है इसका आंसर है। तो आप देख पा रहे होगे कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कि सर कैसे ऐसे ओवरली कर ले रहे हैं, मतलब बोल के कर दे रहे हैं, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सेम वही चीज, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, टी दे रखा ऑलरेडी 1/4, तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी 4/1। तो स्पीड निकालने की जरूरत क्या है कि ये इसमें जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, और ये इसमें से 1 इसको घटा दीजिए 3 हो जाएगा। 3 का मान दे रखा है 27, यानी कि 9 गुना, इसको भी 9 गुना कर दो, 9 × 5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या है इसका सही जवाब है। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि कितने कम समय में हम लोग इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम देख लिए। कल क्या है, कल कॉन्सेप्ट पढ़ने में ही हम लोगों को थोड़ा सा समय लग गया था, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं तो ये पूरा का पूरा क्लास जो है एक ही लेक्चर का होता है, और अगर कॉन्सेप्ट ना पढ़ाना पड़े तो, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पहले दिन पढ़ा दिया जाता है, समझा देता है, अगले दिन क्या है खाली क्वेश्चंस लगवाने हैं, तो सारे क्वेश्चंस एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं, और वो होता है कि एक लेक्चर में ये खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसी को एसएससी सीजीएल मेंस का अगर बैच मान के पढ़ोगे तो ट्रेन ही आपको कम से कम 3 दिन पढ़ाई जाती है। ट्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम बनता है। उसके बाद अभी क्या, अभी तो ये कुछ नहीं है। सीजीएल मेंस के अनुसार ये सवाल समझ लीजिए बहुत छोटे हैं, ये प्री लेवल में आते हैं, तो प्री लेवल ही सी सेट का समझ लीजिए कि बहुत मतलब पर्याप्त लेवल है, उससे ऊपर क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। चलिए कैसा रहा आज का लेक्चर पहले ये बताइए, और अगर हम बाद में बात करें कि अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों तो वो उसको भी देख लिया जाए। हालांकि आज जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे पास वो सब कुछ हम लोग इसमें इंक्लूड कर लिए हैं और सारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि कल वाले मतलब कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो उसको भी आज के इस वीडियो में अगर आप कमेंट करके पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जहां तक हमें मानना है कि वेन डायग्राम शुरू होने वाला है, वेन आरेख जिसको बोलते हैं हिंदी में, और वेन आरेख से भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो वेन आरेख तो एक रीजनिंग का पार्ट होता है और एक मैथ का पार्ट होता है, तो हम वेन आरेख ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि उसमें रीजनिंग में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो मैथ वाला ही समझ लीजिए कि वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ जो है वही लग जाएगा वहां पे। तो हम लोग हो सकता है कि कल शुरू करते हैं वेन आरेख कल वाले लेक्चर से, और वेन आरेख में कोई भी क्वेश्चंस अगर लिखित रूप में हो सकता ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बना करके समझा करके फिर वही सॉल्व करवा के बताऊंगा। थोड़ा उसमें समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और बहुत मतलब कमज़ोर से बच्चों को तक भी ये पहुँचाइए कि बताइए उनको कि देखिए मैथ इतने ईजी तरीके से पढ़ी जा रही है। बाकी सब जगह जो है मैथ को लेंदी बता दिया जाता है कि मैथ बहुत मतलब एकदम हवा उड़ा देते हैं लोग कि गणित बहुत कठिन है, ऐसे नहीं लग पाता है सवाल, ऐसे नहीं हो पाता है। आप उनको समझाइए कि नहीं, देखिए विनोद सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कितने इजी वे में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हो कि ओरली हो जा रहा है, विदाउट पेन हो जा रहा है। तो अभी तो ये कुछ नहीं है। अभी अगर पढ़ना चाहते हो, मैथ को अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हो, अच्छी तरह से सीखना चाहते हो, तो मैं आपको इस ऐसे तरीके सिखा दूंगा, ऐसे अभी एक दिन मैं बात कर रहा था कैलकुलेशन बेस पे वीडियो बनाने की, तो हो सकता है बहुत जल्द कैलकुलेशन बेस पे वीडियो बने, जो कि वैदिक मैथ का जो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट होता है, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आप लोगों को। मल्टीप्लाई करने का तौर तरीका सीख लेंगे आप लोग, वो सारा सब कुछ जो है एक वीडियो में हम समाहित करेंगे उसको, और उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही तैयारी अपना जारी रखिएगा, बनाए रखिएगा, और उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो वेन डायग्राम का टॉपिक होगा। वेन डायग्राम में किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में और कौन से आगे आने वाले हैं, वो सारा हम लोग उसमें देखने वाले हैं।
वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा वो भी हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।